Student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Today we are going to start next topic of the Contract Act first. Contract Act under which we are studying the Specific Relief Act. तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का हम पढ़ रहे हैं. इस एक्ट के अंडर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, डिक्लेरेटरी डिक्री क्या होती है. तो हम यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ डिक्लेरेटरी डिक्री और इसका जो है क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे. देखिए, डिक्लेरेटरी डिक्री मीन्स सच डिक्री विच डिक्लेयर्स द राइट और स्टेटस ऑफ एनी पर्सन. Section 34 of the Specific Relief Act, any person entitled to any legal character or any right as to any property may institute a suit against any person denying or interested to deny his title to such character or right, and the court may, its discretion, make therein a declaration that he is so entitled, and the plaintiff need not in such suit ask for any further relief. तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि ये डिक्लेरेटरी डिक्री होती क्या है. देखिए, जब भी कोर्ट में जाके आप अपने राइट को डिक्लेयर करवाते हैं, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आप उसको डिक्लेयर कराते हैं कि आपकी ही प्रॉपर्टी है, तो उसको हम डिक्लेरेटरी डिक्री करते हैं. डिक्लेरेटरी डिक्री का मतलब ये भी है कि जो जब कोर्ट आपके किसी राइट को डिक्लेयर करती है, आपका राइट आपकी प्रॉपर्टी पे हो सकता है, आप एक लीगल करेक्टर हो सकते हैं जिसकी आप डिक्लेरेशन कोर्ट से करवा सकते हैं. तो यहाँ पे आपने दो चीज़ें पढ़ी कि एनी पर्सन ऑफ एनी लीगल करेक्टर और एनी राइट एज टू द प्रॉपर्टी मे इंस्टीट्यूट सूट अगेंस्ट एनी पर्सन हु डिनाई. मतलब जो पर्सन आपके इन दोनों राइट को डिनाई कर रहा है कि आपका लीगल करेक्टर नहीं है या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप कोर्ट में चाह सकते हैं और डिक्लेरेटरी डिक्री कोर्ट से ले सकते हैं कि यस, ये मैं ही हूँ. बेसिकली अब यहाँ पे आपको समझना जरूरी है कि ये लीगल करेक्टर क्या होता है. देखिए, ए जो है बी का सन है, लेकिन बी नहीं मानता कि ए उसका सन है. तो कोर्ट में ए जाता है और वहाँ से डिक्लेरेटरी डिक्री लेता है, कोर्ट को बोलता है कि मैं इसका ही सन हूँ, अप्रूफ देता है बी, और ए जो अप्रूव देता है, और बी कोर्ट से जो है बी के केस जो है डिक्लेरेटरी डिक्री लेता है. ऐसे जिस आपका लीगल करेक्टर जो होता है वो आपकी कास्ट से रिलेटेड हो सकता है कि आपकी कास्ट को कोई नहीं माना तो आप कोर्ट में जाइए और डिक्लेरेटरी डिक्री लेके आइए कोर्ट का आदेश कि यस ये उस कास्ट ही बिलोंग करता है. आप रिलीजन से रिलेटेड डिक्री ले सकते हैं. आपकी कोई पोजीशन है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या आपका कोई रैंक है, उससे रिलेटेड डिक्लेरेटरी डिक्री ले लेते हैं जब कोई मानता नहीं है कि आपका ये लीगल करेक्टर है. तो जब लीगल करेक्टर जो है आप कोर्ट से डिक्लेयर करवाते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं. दूसरा, यहाँ पे राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी. आपका प्रॉपर्टी पे राइट है लेकिन कोई मान नहीं रहा. आपकी प्रॉपर्टी थी, आपको उस प्रॉपर्टी से किसी ने डिपोजेस कर दिया. आप कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट से डिक्री लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी इसकी मेरी ही है, कोर्ट से डिक्लेयर करवाते हैं प्रूफ देके. तो जब आप अपने लीगल करेक्टर और प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट को कोर्ट से जाके डिक्लेयर करवाते हो कि ये उसी की चीज़ें हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटरी डिक्री बोलते हैं. और सेकंड पर्सन ने उसके उस लीगल राइट को या उसकी प्रॉपर्टी पे उसका राइट जो है उसको डिनाई कर दिया है. वो नहीं मानता कि आपका ये प्रॉपर्टी है, या वो नहीं मानता कि आपका ये करेक्टर है, आप इस कास्ट से हो या इस रिलीजन से हो या आपकी ये पोजीशन है या आप किसी के सन हो या किसी के आपके अडॉप्टेड सन हो या नहीं हो. तो ऐसे मैटर में आप कोर्ट में जाते हैं और वहाँ से डिक्लेरेटरी डिक्री लेके आते हैं ताकि सब जो है उस बात को फिर माने कि आपका ही वो लीगल करेक्टर है या आपकी ही वो प्रॉपर्टी है. तो लीगल डिक्लेरेटरी डिक्री की बात तब आती है जब आपके इन राइट्स को कोई मानने से डिनाई कर देता है. ही डिनाइड दिस राइट्स दैट यू हैव एनी लीगल करेक्टर और यू हैव एनी सच प्रॉपर्टी. तो कोर्ट उस टाइम पे ऑन द डिस्क्रिशन मेक देयर एन डिक्लेरेशन. कोर्ट की डिस्क्रिशन, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट मैंने आपको पहले बताया, ये डिस्क्रिशन पे, उसकी चॉइस पे है कि वो आपको वो डिक्लेरेटरी डिक्री दे या न दे. यहाँ पे ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर जहाँ पे कोर्ट की पावर्स जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर है. इट मीन्स कि कोर्ट पे डिपेंड करता है, उसकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको डिक्लेरेटरी डिक्री दे या ना दे. ठीक है जी.
that no court shall make any such a declaration where the plaintiff being able to seek further relief than a mere declaration of title omit to do so. तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है कि जब आप डिक्लेरेटरी डिक्री मांग रहे हैं तो फिर आपको उसके साथ जो है अपने बाकी राइट भी लेने होंगे। मान लीजिए आपका प्रॉपर्टी पे राइट है लेकिन आपको वो प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है, आप ऑनरशिप टाइटल ऑफ ऑनरशिप के लिए कोर्ट में केस फाइल करते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, लेकिन आप फर्दर कोई रिलीफ डिमांड नहीं करते, तो कोर्ट कल को डिक्लेयर कर देते ये प्रॉपर्टी आपकी ही है। तो क्या ऐसे बोलने से दूसरा बंदा जिसके कब्जे में एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी है वो उसको दे देगा? नहीं। तो इस केसेस में उसको अदर रिलीफ भी डिमांड करने पड़ेंगे। इट मीन्स कि उसको टाइटल ऑफ ऑनरशिप की डिक्लेरेटरी डिक्री तो चाहिए ही, साथ में उसको पोजेशन भी चाहिए उस मकान का, तभी फ़ायदा होगा कोर्ट की डिक्री का। तो उससे रिलेटेड रिलीफ जो है उसको साथ में मांगने पड़ेंगे। फ्रॉम द अबव इट इज़ क्लियर दैट द डिमांड ऑफ अ डिक्लेरेटरी डिक्री इज़ मेड व्हेन अ पर्सन डिनाइज फॉर द स्टेटस एंड द लीगल राइट ऑफ एनी पर्सन। तो ऊपर वाली सारी डिस्कशन से डिक्लेरेटरी डिक्री का ये मतलब निकलता है कि जब किसी पर्सन के राइट जो है डिनाइड हो जाते हैं, कि वो लीगल क्या उसका लीगल स्टेटस डिनाइड हो जाता है या उसका प्रॉपर्टी पे कोई राइट डिनाइड हो जाता है, तब वो कोर्ट से जाके डिक्लेरेटरी डिक्री जो है लेता है। इसेंशियल एलिमेंट, अब आपके लिए इसेंशियल एलिमेंट निकालना जो है इजी हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले है लीगल करेक्टर। तो आपका प्रॉपर्टी आपका किस बात से रिलेटेड आप डिक्लेरेटरी डिक्री ले सकते हैं? आदेश आप कोर्ट से ले सकते हैं लीगल करेक्टर से रिलेटेड। The first essential conditions for a declaratory decree is that at the time of the suit the plaintiff having any legal character, कि जब वो कोर्ट में केस फाइल करे तो उसका कोई ना कोई लीगल करेक्टर है जो किसी दूसरी पार्टी ने, डिफेंडेंट ने उस करेक्टर को मना कर दिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी जो है नहीं मानता है कि वो मेरा बेटा है, या वो नहीं मानता है कि वो उसका अडॉप्टेड सन है, तो उसका वो लीगल करेक्टर को प्रूव करने के लिए उसको जो है कोर्ट में जाना पड़ेगा। और एज टू द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, कोई राइट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, एग्जिस्ट ऑफ सच लीगल करेक्टर और राइट एज टू इज ऑल्सो नेसेसरी डिक्लेरेटरी डिक्री कुड नॉट बी पास फॉर द राइट एंड करेक्टर अराइजिंग इन फ्यूचर। फ्यूचर में अगर आपके कोई राइट एंड करेक्टर अराइज होता है उसके लिए डिक्लेरेटरी डिक्री नहीं दी जाती है। इट मीन्स जब आप कोर्ट में सूट फाइल करें तो उस टाइम पे आपका लीगल करेक्टर होना चाहिए, लेकिन कोई मान नहीं रहा है तो आप कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट से डिक्लेरेटरी डिक्री लेंगे, कोर्ट से आदेश लेंगे, तो दुनिया मानेगी कि आप जो है अपने लीगल करेक्टर के लिए कोर्ट में डिक्लेरेटरी डिक्री लेने के लिए गए हैं। शिव प्रसन्न सिंह बसी रामनाथ सिंह 1960 का केस है। इट वॉज हेल्ड दैट सच एनी पर्सन हु डज नॉट हैव अ लीगल करेक्टर और राइट और इन एनी प्रॉपर्टी कैन नॉट डिमांड अ डिक्लेरेटरी डिक्री। तो अगर जिस पर्सन का कोई लीगल करेक्टर है ही नहीं है या जिसकी कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं है, वो डिक्लेरेटरी डिक्री जो है नहीं ले सकता। अगर आप कोर्ट में ये प्रूव करना चाहते हैं, डिक्लेरेटरी डिक्री लेना चाहते हैं अपने लीगल करेक्टर से रिलेटेड कि मैं जो है इसका बेटा हूँ या मेरी कास्ट जो है या मेरा धर्म हिंदू है, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप कभी हिंदू रहे ही नहीं है, इट मीन्स कि आप कभी हिंदू है ही नहीं, तो आप डिक्लेरेटरी डिक्री भी नहीं वहाँ पे ले सकते। इन द केस ऑफ सत्यनारायण वर्सेज हनुमान प्रसाद AIR 1946 का केस, द राइट ऑफ कंटेस्टिंग फॉर द पोस्ट ऑफ कमिश्नर ऑफ म्यूनसिपैलिटी एज अ कैंडिडेट वाज कंसिडर्ड लीगल करेक्टर। तो अगर आप म्यूनसिपैलिटी में एज ए कमिश्नर जो है कंटेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपका लीगल करेक्टर है, इसको लीगल करेक्टर माना गया है। ठीक है, इट मीन्स कि आपको वहाँ पे प्रूव करना होगा कि मैं एलिजिबल हूँ। कोई नहीं मान रहा कि आप एलिजिबल हैं, तो आप कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पे विद एविडेंस ये प्रूव करके देते हैं कि आप एलिजिबल हैं। इट मीन्स यहाँ से आपका जो है लीगल करेक्टर सामने जो आ रहा है कि आपका उस पोस्ट के लिए लीगल करेक्टर है। अब यहाँ पे और केस आपके पास, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस श्याम बिहारी लाल गुप्ता AIR 2005 का केस। इट has propounded that in the matter of illegal expulsion from the service, the declaratory decree can be demanded for the taking back in the service and to declare the expulsion order ab initio void। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी क्लियर है कि अगर आपको किसी पोस्ट से निकाला गया है कि आप उसके लायक नहीं थे, मतलब कि आपका इलीगल एक्सपल्शन वहाँ से हुआ, तो कोर्ट में जाके आप लीगल करेक्टर की डिग्री जो है डिक्लेरेटरी डिग्री ले सकते हैं कि यस मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल था, क्योंकि आपका उस पोस्ट के लिए लीगल करेक्टर था, आप एलिजिबल थे।
तो वहाँ पे भी ली जा सकती है। तो मैंने आपको वही बताया कि लीगल कैरेक्टर के मामले में जब आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपका लीगल कैरेक्टर आप किसी के सन हैं, या आप किसी के आप अडॉप्टेड सन हैं, या आप इंडियंस हैं, या आपकी सिटीज़न इंडियन है, या फिर आपकी कास्ट कोई भी है, या फिर आपका कुछ सर्विस या रैंक कोई भी है, उससे रिलेटेड जब आप कोर्ट में अपना लीगल कैरेक्टर प्रूव करने के लिए जाते हैं तो उससे रिलेटेड ही हम डिक्लेरेटिव, उसको ही हम क्या है डिक्लेरेटिव डिग्री जो है बोलते हैं। दूसरा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी मैटर आए तो उसको भी हम डिक्लेरेटिव डिग्री में लेते हैं। सेकंड, आपके पास डिनाइल ऑफ द लीगल कैरेक्टर ऑफ राइट। तो आपका लीगल कैरेक्टर तो है, पहली कंडीशन ये होनी चाहिए अगर आपको डिक्लेरेटिव डिग्री चाहिए। दूसरी कंडीशन आपको ये चाहिए कि आपका वो लीगल कैरेक्टर है वो डिफेंडेंट ने क्या किया है, डिनाई किया है, दूसरी पार्टी इसको नहीं मान रही है। ठीक है जी। अ डिनाइल और इंटरेस्ट in the denial of the plaintiff right to any legal character or any right as to any property by the defendant is second condition for the declaratory degree. Meaning thereby is that it is not only sufficient for the declaratory degree of having right to any legal character. जरूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ लीगल करेक्टर आपको और एनी राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन, बट डिनाइल, दूसरी पार्टी जो है इसको डिनाइल भी करे तभी आपके पास ये राइट आता है केस फाइल करने का। आपने डेफिनेशन में ही पढ़ा कि किसी का लीगल कैरेक्टर है या किसी का प्रॉपर एज टू द प्रॉपर्टी को राइट है, वो कोर्ट में जा सकता है अगर कोई सेकंड पर्सन उनके इस राइट को डिनाइल करे, और कोर्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे उसको डिक्लेरेटिव डिग्री जो है दे सकती है। तीसरा है सूट फॉर डिक्लेरेशन। तो अब आपका एक लीगल कैरेक्टर था या फिर आपके पास कोई प्रॉपर्टी जिसके आप मालिक थे, वो पहली कंडीशन हो चाहिए। दूसरा, वो लीगल कैरेक्टर जो है किसी ने डिनाइड कर दिया हो। तीसरा, फिर आपके पास सूट फॉर डिक्लेरेशन आता है, तो आप फिर उसके बाद जो है, तो पहला आपके पास वो राइट होना चाहिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड या लीगल कैरेक्टर से रिलेटेड। दूसरा, किसी सेकंड पर्सन ने डिफेंडेंट ने उस राइट को डिनाइड कर दिया हो, तब आप सूट फाइल कर सकते हैं डिक्लेरेशन का। द सूट इंस्टीट्यूटेड बाय द प्लेंटिफ फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द लीगल कैरेक्टर और राइट टू द प्रॉपर्टी इज थर्ड इसेंशियल कंडीशन फॉर द डिक्लेरेटिव डिग्री। सूट भी फाइल करना पड़ेगा आपको। In the other word, it may be stated that the claim for the relief for the declaration of legal character or right to the property in the suit instituted by the plaintiff is necessary. यहाँ पे भी यही बोला गया है। हन मंडलो वर्सेस श्री राजा राजेश्वर स्वामी टेम्पल, इस केस में यही बोला गया दैट वेयर द प्रॉपर्टी डिटेल्ड इन सूट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी मेंशन्ड इन द सेल डीड। तो जिस प्रॉपर्टी का सूट चल रहा है वो सेल डीड में जो प्रॉपर्टी थी दोनों अलग थी, तो उसमें उस मैसेज में डिक्लेरेटिव डिग्री नहीं हो सकती, क्योंकि जिस केस से रिलेटेड जो जिस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड केस चल रहा है उसमें ना तो आपका लीगल कैरेक्टर था, ना ही आपका प्रॉपर्टी पे राइट था, क्योंकि सेल डीड की बात हो रही है, सेल डीड में वैसा नहीं था। तो ऐसा आपका उस प्रॉपर्टी में कोई राइट होना चाहिए या आपका लीगल कैरेक्टर होना चाहिए, तभी जो है आप जो सूट फाइल कर सकते हैं। फोर्थ है डिमांड ऑफ द कंसिक्वेंटल रिलीफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको साथ में कंसिक्वेंटल रिलीफ भी मांगना पड़ेगा। आपको सिर्फ डिक्लेरेटरी डिग्री ही नहीं चाहिए, उसका कंसिक्वेंटल रिलीफ भी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप टाइटल ऑफ ऑनरशिप के लिए कोर्ट जाते हैं कि आपकी वो प्रॉपर्टी है लेकिन उस प्रॉपर्टी से आपको डिस्पोजेस कर दिया गया, लेकिन आप ऑनर हैं उसके, आप कागज़ दिखाते हैं, पर्चे दिखाते हैं कि वो प्रॉपर्टी में इतने टाइम पे मैंने परचेज़ की थी। तो कोर्ट आपको डिक्लेरेटिव डिग्री मान लीजिए दे भी देता है, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है, जब तक आपको उस प्रॉपर्टी का पोजेशन नहीं दिया जाए, कब्जा नहीं दिलवाया जाएगा। तो आप जब डिक्लेरेटिव डिग्री डिमांड करें प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो आपको उसको पोजेशन जिसको कि कंसिक्वेंटल रिलीफ है वो भी साथ में लेना पड़ेगा, वो डिमांड करना पड़ेगा, अदरवाइज कोर्ट जो है रिलीफ प्रोवाइड नहीं करेगी। अ डिमांड फॉर द कंसिक्वेंटल रिलीफ इन द सूट वेयर एवर नेसेसरी इज द फोर्थ इसेंशियल कंडीशन फॉर द डिक्लेरेटिव डिग्री। कंसिक्वेंटल रिलीफ मीन्स सच असिस्टेंट और रिजल्ट बेस्ड रिलीफ विदाउट विच द डिक्लेरेटिव डिग्री हैज़ नो इम्पोर्टेंस। एक ऐसे असिस्टेंट अगर आपको वो नहीं मिले तो डिक्लेरेटिव डिग्री का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अलॉन्ग विद द डिग्री ऑफ टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर आपने प्रॉपर्टी के टाइटल से रिलेटेड डिक्लेरेटिव डिग्री चाहते हैं तो आपको रिलीफ पोजेशन का भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कंसिक्वेंटल रिलीफ है। अगर सिर्फ आप ऑनरशिप ही डिमांड करेंगे और पोजेशन डिमांड नहीं करेंगे तो उसका फ़ायदा कोई नहीं। इट मीन्स कि जब आप प्रॉपर्टी अपना राइट मांगे तो उससे रिलेटेड आपको पोजेशन का भी साथ में रिलीफ कोर्ट के सामने डिमांड करना पड़ेगा। जैसे चंद्रदास वसी आमिर खान के केसेस में इट वॉज हेल्ड सूट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट फॉर द प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन का राइट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब आपका कोई प्रॉपर्टी होती है
उसमें बाकी भी इंटरेस्टेड हैं, तो वो प्रॉपर्टी उनको ऑफर किए बिना आप किसी थर्ड पर्सन को बेच नहीं सकते हैं। तो डिक्लेरेशन डिक्री ऑफ राइट ऑफ प्रीएम्पशन के बेसिस पे जब आप डिक्री जो है लेते हैं वहाँ पे, तो कॉन्सिक्वेंट और लीव भी चाहिए आपको, पोजेशन भी चाहिए। तो आपने वहाँ पे एक पर्सन जो है, 3-4 भाई हैं, उनमें से एक भाई जो है ये प्रॉपर्टी थर्ड पर्सन को बेचना चाहता है, लेकिन आप कोर्ट में जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं हम इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है, ये थर्ड पर्सन को नहीं बेच सकता, इसको पहले हमें बेचना पड़ेगी। इसको ही बोलते हैं प्रीएम्पशन। तो ऐसा राइट वहाँ पे लिया है, तो कोर्ट साथ में उनको ये भी अप्लाई करना पड़ेगा कि इसका ऑपोजिशन भी हमें दिलवाया जाए। अब क्वेश्चन आपके सामने आता है, हु कैन इंस्टीट्यूट द सूट। सूट कौन इंस्टीट्यूट कर सकता है? तो डिक्लेरेटिव डिग्री का सूट कौन इजी कर सकता है? जिसका कोई लीगल करेक्टर है लेकिन डिनाई कर दिया गया है, जिसका कोई प्रॉपर्टी में राइट है लेकिन डिनाइड कर दिया गया है, जिसका प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट है, मीन्स लीज, जहाँ पे आप प्रॉपर्टी जो है किराए पे दे रखी है और उस किराएदार को कोई थर्ड पर्सन आके निकालने की कोशिश करता है, तो उस प्रॉपर्टी में उसका भी इंटरेस्ट है क्योंकि उसको वो किराया देता है, तो वो भी जा सकता है, वो भी डिक्लेरेटिव डिग्री ले सकता है। रतनमला देसाई वर्सेस रतन सिंह का केस है, अ टेनेंट किराएदार कैन इंस्टीट्यूट सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ हिज इंटरेस्ट लाइक एयर, लाइट, वाटर एंड रेंटेड प्रॉपर्टी, ले सकता है, मैंने आपको जैसे बताया। अगेंस्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, अगेंस्ट हुम द सूट कैन बी फाइल्ड, किसके अगेंस्ट सूट फाइल किया जाएगा? जिसने आपका लीगल करेक्टर या प्रॉपर्टी पे राइट देने से मना कर दिया है, जिसका उसको डिनाइल करने के पीछे कोई उसका इंटरेस्ट है, या हु इज़ इंटरेस्टेड बाय सच डिनाइड, उस डिनाई करने से उसको कुछ फ़ायदा होगा। तो जो पार्टियां जो आपके इंटरेस्ट को या आपके लीगल करेक्टर को मानने से मना कर देती हैं, उनके अगेंस्ट आप सूट फाइल कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट। पहले ही बता चुके हैं आपको कि ये जो आपका जो राइट है डिक्लेरेटिव डिग्री का, आप अपने फेवर में कोई डिक्लेरेटिव डिग्री कोर्ट से चाहते हैं, कोर्ट के आदेश चाहते हैं अपने फेवर में, लीगल राइट से रिलेटेड, लीगल करेक्टर से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर पे डिपेंड करेगा। चाहे आप सारे सबूत दे दो, अगर कोर्ट नहीं देगी तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पूरा जो है डिस्क्रिशनरी पावर पे डिपेंड करता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी, चॉइस पे डिपेंड करता है। अब सेक्शन 34 में आपने डिक्लेरेटिव डिग्री देखी, सेक्शन 35 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको बताता है। Section 35 the act mentioned that the effect of the declaratory is not in rem but in the personam। तो ये पूरी दुनिया के अगेंस्ट आदेश नहीं है, सिर्फ उसी पर्सन के अगेंस्ट आदेश है जो कि आपके उस राइट को नहीं मान रहा है। तो डिक्लेरेटिव डिक्री इज इफेक्टिव किन किन पर्सन पे ये डिक्री इफेक्टिव होगी? पार्टीज ऑफ द सूट, पर्सन इंटरेस्टेड इन द सूट, जो उस सूट से रिलेटेड किसी तरीके का उनका कोई अपना इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, या फिर ट्रस्टी, इन्हीं पे जो है ये डिग्री इफेक्ट में लाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए केस है मुनियाराज वर्सेस वेंकटपति AR 1955 का केस है। इसमें साफ बोला गया है कि रिस्पेक्टेड टू अडॉप्टेड इज़ नॉट अ रिम, ये रिम राइट नहीं है, मतलब पूरी दुनिया के अगेंस्ट राइट नहीं है, ये पर्सन के अगेंस्ट राइट है। एक और केस आपके पास, द मुंबई हाई कोर्ट हैज़ हेल्ड द केस ऑफ कल्याण डोंबिवली Municipal Corporation versus Tukarao Muthana AR 2006 that the plaintiff can file a suit for the stay on the demolition of an unauthorized construction of work। किसी अनऑथराइज तरीके से किसी प्रॉपर्टी पे जो है कंस्ट्रक्शन वर्क चला हुआ है, तो उसकी डिमोलिशन पे वो स्टे लगा सकता है इफ़ द कॉरपोरेशन प्रायर टू द डेमोलिशन, अगर उस कॉरपोरेशन ने उस डेमोलिशन से पहले जो है उसको नोटिस नहीं दिया या ड्यू प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, तो डिक्लेरेटिव डिग्री जो है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है ले सकता है। तो ये आपके पास डिक्लेरेटिव डिग्री, इसके क्या क्या इफ़ेक्ट हैं, ये किस पे लागू होती है और किस पे इन्फोर्स कराई जाती है, ये सारा आपने पढ़ा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।